चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था आई थिंक वेव के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि वेव क्या होते हैं और वेव कितने टाइप के होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है प्रिसाइसली, इसके बारे में बात किया था। तो आज अपन लोग बात करेंगे उसके आगे के टॉपिक की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी कितनी होती है। अगर मुझे उसका लैम्डा या न्यू पता हो तो एनर्जी को मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ये आपका सभी लोगों को बोर्ड दिख रहा है। तो ये आपका बेसिक रिकैप पिछली क्लास का, जिसमें मैंने आपको वेव के बारे में इंट्रोडक्शन दिया ही था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया था। और आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑसिलेशन वाई के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन जेड के अलोंग है, तो ये सब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बोली थी वो क्या थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ सस्टेनिंग वेव है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप मैग्नेटिक फील्ड को बना के देती है और मैग्नेटिक फील्ड अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बना के देती है। दैट मीन्स पार्टिकल्स या मीडियम के पार्टिकल्स आपको नहीं चाहिए। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, अगर आप समझना चाहते हैं तो सन से अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ पे आ रहे हैं और हम सभी लोग जिंदा हैं इसी की वजह से, क्योंकि सन से जो रेडिएशन आते हैं वही हमारे फूड चेन के थ्रू हमें एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है। सो ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, सो दैट यू शुड रिमेंबर। ठीक है। और ये बात तो है ही। और अब अपार्ट फ्रॉम दैट अगली बात क्या हो सकती है कि इनकी जो स्पीड है वो फिक्स होती है। तो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी टाइप की हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो आपके एफएम रेडियो वाली वेव हो या आपके मोबाइल फोन वाली वेव हो, ठीक है, चाहे इंफ्रारेड हो, सबकी जो स्पीड है वो फिक्स होती है। और वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जो स्पीड होती है सी, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। ठीक है। सो बिल्कुल ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इतनी बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। इसके बाद में किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताएं। अगर दिक्कत परेशानी नहीं है तो फिर आगे की बात करें। ओके। आप कुछ बोलना चाहते हैं आप? अब्दुल बसीत, बोलिए। नहीं बोलना चाहते? कोई बात नहीं, आपका वीडियो ऑन हुआ तो मुझे लगा आप कुछ बोलना चाहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपकी दुनिया में रेगुलरली आप देखते हो या जिनके कॉन्टेक्ट में आते हैं वो है जैसे रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, विजिबल रेज। विजिबल मतलब जिनकी वजह से आप चीज़ों को देख पाते हैं। विव जो पूरा का पूरा वायलेट से लेकर रेड तक का पोर्शन, ये सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हमें बोल सकते हैं कि सन जो है वो एक ऐसा सोर्स है जो कि हर एक फ्रिक्वेंसी की या हर एक वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करता है? रेडिएट करता है। ठीक है। तो सन से आने वाली जो लाइट है, हम उनमें से केवल एक बहुत छोटा सा पोर्शन ही देख पाते हैं जिसको हम विजिबल रेंज बोलते हैं। बाकी सन से आने वाली लाइट में तो सारी फ्रिक्वेंसी या सारी वेवलेंथ की लाइट अवेलेबल होती है। ठीक है। वो अलग बात है कि जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है, ओजोन लेयर है, वो हाई एनर्जी रेडिएशंस को 99% तक ऊपर ही रोक देता है। लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो सन जो रेडिएशन इमिट कर रहा है वो 0 से इन्फिनिटी तक की सारी वेवलेंथ या सारी फ्रिक्वेंसीज को इमिट करता है। ठीक है। तो रेडियो वेव हो, चाहे एक्स रेज हो, चाहे गामा रेज हो, चाहे इंफ्रारेड रेड रेज हो या विजिबल रेंज हो, लाल काला पीला जो भी कलर है, हर एक कलर की भी अपनी एक खुद की फ्रिक्वेंसी या खुद का वेवलेंथ होता है। ठीक है। तो ऑफ कोर्स जिसकी वजह से आप उसको परसीव कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है। ठीक है।
ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम स्पीड। तो चाहे आपका रेडियो का कम्युनिकेशन हो, चाहे मोबाइल का कम्युनिकेशन हो, चाहे आप एक्सरेज की बात करें, सबकी स्पीड फिक्स होती है। और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में ये रेज इतना 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेते हैं। ये इनकी स्पीड है जो फिक्स है। अगर मैं इन सब अलग अलग जो टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको अगर मैं लेमडा या न्यू या किसी और बेसिस पे एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज करूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फिर मुझे जो जो क्या कहते हैं अरेंजमेंट मिलता है उसको मैं बोलता हूँ स्पेक्ट्रम। तो अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बताएं, बोलिए। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की सर और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बार समझा दीजिए। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपको समझ में आ गया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो क्या होते हैं। उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, दुनिया में अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पाई जाती हैं। ठीक है, एक्सरेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो चलाने वाली वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपका फोन चलाने वाली वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, जिनकी वजह से आप देख पाते हो चीज़ों को, वेव जो पूरा का पूरा विजिबल रेंज, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दुनिया में हो सकती है, लेकिन उन सब की जो बेसिक प्रॉपर्टी वो फिक्स है। क्या बेसिक प्रॉपर्टी है? कि उनमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए, और उन सब की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। इतना तो हो गया बेसिक आइडिया किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग टाइप की हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप के अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके सामने है। ठीक है, तो इनको अगर मैं किसी एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो उस अरेंजमेंट का नाम होता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम कोई नई चीज़ नहीं है। स्पेक्ट्रम सुनने में बहुत टफ लगता है, जैसे अभी आपको स्पेक्ट्रम सुनते ही डाउट आ गया है ना। तो स्पेक्ट्रम सुनने में बहुत खतरनाक लगता है कि स्पेक्ट्रम मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़। स्पेक्ट्रम कुछ भी नहीं है, एक अरेंजमेंट का नाम है स्पेक्ट्रम। जैसे अगर मैं आपकी क्लास की बात करूं, जैसे आपकी क्लास CPS बदरपुर और कुछ और मतलब वुमेंस कॉलेज के भी लोग हैं इस क्लास में, तो सोचिए आप जब सुबह आप आते होंगे, प्रेयर होता होगा, जनरली स्कूलों में प्रेयर मतलब प्रेयर होता है, तो प्रेयर के दौरान या किसी इवेंट के दौरान आपकी क्लास को हाइट के हिसाब से अरेंज कर दिया जाता है। किया जाता है नहीं? बेसिस पैरामीटर क्या है? हाइट। जैसे मैं नवोदय विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, तो नवोदय में जब शुरुआत की मॉर्निंग प्रेयर होती थी तो क्लास वाइज लाइन लगवा देते थे, और उसमें भी स्पेक्ट्रम बना के लाइन लगवाते थे। कैसे? सबसे छोटी हाइट वाला सबसे आगे, और धीमे 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 सबसे बड़ी हाइट वाला सबसे पीछे। तो ये जो अरेंजमेंट है लोगों का, ये किस बेसिस पे है? हाइट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। ठीक है, तो जब आप किसी एक बेसिस के ऊपर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करते हो, देन दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। समझ में आ रही बात? ओके, तो आपकी क्लास का स्पेक्ट्रम मैं हाइट के बेसिस पे बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे एक और तरीका है आपका स्पेक्ट्रम बनाने का। जैसे मैं अभी एक सरप्राइज टेस्ट ले लूँ आपका, ठीक है, उसमें आपके जो नंबर आए उनके बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका स्पेक्ट्रम बना दूँ। सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए, उसके बाद किसके आए, उसके बाद किसके आए, लोगों को लाइन से अरेंज कर दूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड मैंने एक स्पेक्ट्रम बना दिया। तो स्पेक्ट्रम कोई नई चीज़ नहीं है, स्पेक्ट्रम इज अरेंजमेंट। ठीक है, आपको अरेंजमेंट के लिए एक बेसिस चाहिए, वो बेसिस आप ढूंढ लीजिए। ठीक है, जो भी बेसिस आपका होगा उस बेसिस के हिसाब से आप चीज़ों को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फैशन में अरेंज कर दीजिए। दैट विल बी टर्म्ड एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मेरे पास अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज सेम है, बट पैरामीटर्स तो अलग अलग होंगे ही। जैसे जो सबसे कॉमन पैरामीटर है जो कि अलग होता है वो है लेमडा। ठीक है, रजाउल करीम जी मेरे बोर्ड पे मत लिखिए, आपका नाम दिखता है मेरे को। ठीक है, तो मैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपके पास अलग अलग वेव्स हैं।
तौहीदुल, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तौहीदुल, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, बोलने का मौका मैं सबको देता हूँ, आपको पता ही है। मैं हर छोटे टॉपिक को खत्म होने के बाद आपको डाउट पूछने का मौका देता हूँ, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एनीवे, तो मैं आपको जो समझा रहा था वो क्या था कि जैसे मैंने लोगों का अरेंजमेंट कर दिया, लोगों का स्पेक्ट्रम बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ मास, या ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, उसी तरीके से अगर मेरे पास अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दुनिया में, तो मैं उन्हें किसी न किसी बेसिस पे तो अरेंज कर ही सकता हूँ। ठीक है, वो बेसिस जनरली क्या होते हैं? अब वेव हो तो वेव का मास तो होगा नहीं, हाइट तो होगी नहीं। ठीक, समझ में आई बात? तो वेव्स का क्या होता है बेसिस? लेमडा और न्यू, मतलब फ्रिक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। ठीक है, तो आप किसी एक को पकड़ लीजिए, आप लेमडा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज कर दीजिए, या फ्रिक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, समझ आई बात? तो अगर सपोज दैट मैंने वेवलेंथ को बेसिस मान लिया, तो मैं क्या बोलूंगा? सबसे कम वेवलेंथ किसकी, आ जाओ। उसके बाद किसकी, उससे ज्यादा किसकी, उससे ज्यादा किसकी। इस टाइप से मैं अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लाइन से अरेंज कर दूंगा, और उस अरेंजमेंट का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ में आई बात? तो स्पेक्ट्रम कोई बहुत मतलब 30 मार खान चीज नहीं है। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, अरेंजमेंट का नाम है स्पेक्ट्रम। सो व्हेनेवर यू अरेंज थिंग्स, ठीक है, हैविंग सेम प्रॉपर्टी बट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन अ पैरामीटर, जो भी पैरामीटर हो, देन यू विल गेट स्पेक्ट्रम। क्लियर? समझ में आया? ठीक, यस तो ये है स्पेक्ट्रम। तो अगर मैं अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, मतलब वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, तो मुझे इस टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे कम या सबसे छोटी लैम्डा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पाई जाती है, वो होती है कॉस्मिक रेज में। ठीक है, तो वो उससे हमने शुरुआत की है। उसकी लेमडा कितनी होती है? पहला ब्लॉक, जो पहला अलग अलग ब्लॉक बना रखे हैं मैंने, पहला ब्लॉक जो है वो कॉस्मिक रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉस्मिक रेज क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेज होती हैं, जिनकी लेमडा बहुत ही जीरो के लगभग होती है। कितनी है? 10⁻⁻14। देख पा रहे हैं आप? ठीक है, तो बहुत ही छोटी लेमडा है, जीरो के लगभग है। इनसे छोटी लेमडा किसी और में नहीं होती हैं, तो ये कहलाती हैं आपकी कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो कॉस्मिक रेज ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कब आता है? जब स्टार्स के ऊपर स्टॉर्म हो, जैसे सोलर स्टॉर्म, आपने सुना होगा एक टर्म, सोलर स्टॉर्म कई बार होता है। तो उसमें क्या होता है कि सन से बहुत सारा मास, बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंक दिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सोलर स्टॉर्म। तो जब वो सोलर स्टॉर्म अर्थ की तरफ, अर्थ की डायरेक्शन में होता है, तो सैटेलाइट काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी रेडिएशन सामने से आ रहा है सन से। ठीक है, उस रेडिएशन को हम बोलते हैं कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो पहला ब्लॉक है कॉस्मिक रेज का, जिसकी वेवलेंथ जनरली 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर में होती है। ठीक है, उससे ज्यादा वेवलेंथ होती है किसकी? गामा रेज की। गामा रेज कब रिलीज होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। समझ नहीं बात? रेडियो एक्टिविटी में गामा रेज हाईली एनर्जेटिक है, आप जानते हैं। गामा रेज से आप आयनाइज हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल से आपको रेडिएशन पॉइजनिंग हो सकता है। तो ये रेडिएशन वाली रेज है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इनका लेमडा कॉस्मिक रेज से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब एनर्जी कॉस्मिक रेज से थोड़ी कम है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरेज, ये तो आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा। जब आपका कोई हड्डी टूट जाता है तो आप देखते हैं डॉक्टर आपको एक्सरे कराने के लिए बोलते हैं। एक्सरे भी हाईली एनर्जेटिक है। ठीक है, लेकिन एनर्जी गामा रेज से थोड़ी कम है। तो थोड़े टाइम के लिए, 5-10 सेकंड के लिए अगर एक्सरे से आप एक्सपोज होंगे तो आपको रेडिएशन पॉइजनिंग नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप तो दिन भर एक्सरे मशीन के ऊपर पड़े रहो तो आपको, आप सही होने के बजाय और रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप एक्सरे कराने जाते हैं तो बाहर लिखा रहता है कि दूरी बनाए रखें। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक के लिए ना आए। ठीक है,
सो यही सब बातें हैं। तो एक्सरे की एनर्जी जो है, मतलब लेमडा जो है वो थोड़ी और ज़्यादा होती है, 10⁻12 से लेके 10⁻10 मीटर की रेंज में होती है। उसके बाद नंबर आता है इन अल्ट्रा वायलेट रेज का। अल्ट्रा वायलेट रेज आप जानते ही हो कि जितने भी अल्ट्रा वायलेट या उसके ऊपर वाली रेज है, सन भी इन्हें एमिट करता है, बट हमारे अर्थ के ऊपर एक इन्वेलप है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर उन हाई एनर्जी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही कम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आपके पास आ पाते हैं। अगर ओजोन लेयर ना हो तो आप जैसे धूप में निकलेंगे आपकी बॉडी आयनाइज हो जाएगी। आयनाइज इन द सेंस स्किन कैंसर वगैरह, स्किन डिसीज वगैरह तुरंत होने लग जाएगी, ठीक है। सो दैट इज अबाउट अल्ट्रा वायलेट रे। इसकी वेवलेंथ जो है वो अराउंड 10⁻⁹ से 10⁻⁷ मीटर की रेंज में होती है, ठीक है। और ये जो डिब्बा मैंने बना रखा है जिसके अंदर मैंने रेड कलर की लाइंस भी बना रखी है, ये है आपका जीवन। क्यों? क्योंकि आप इनमें से किसी को नहीं देख सकते एक्सेप्ट ये डिब्बा, जिसको हम बोलते हैं विजिबल रेंज, ठीक है। तो विजिबल रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उन्हीं की वजह से आपकी विजन है, आप देख पाते हैं, अदरवाइज आप नहीं देख पाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो विजिबल रेंज में कहाँ से कहाँ तक आता है वेरिएशन? 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, मतलब 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 7 × 10⁻⁷ मीटर तक की फ्रिक्वेंसी, मतलब वेवलेंथ इसमें होती है। 4 × 10⁻⁷ वायलेट कलर को रिप्रेजेंट करता है और 7 × 10⁻⁷ रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो विबज्योर है उसमें वायलेट कलर 4 से स्टार्ट होता है और रेड कलर तक जाता है 7 तक, ठीक है। मतलब यही आपका जीवन है जिसमें आप चीज़ों को देख पाते हैं। मसूद अहमद लश्कर अपना माइक बंद करें, मैं आपको मौका दूंगा बाद में पूछने का। सभी लोग अपने माइक बंद रखें, जब मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा तब आपके डाउट लूंगा। सो समझिए अभी तो ये जो डिब्बा मैंने बना रखा है दैट इज ओनली फॉर दिस द ओनली पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच यू कैन परसीव, जो आपको दिखाई देता है। दुनिया में जितने भी कलर हैं, दुनिया में जो भी चीज़ आप देख पाते हो वो ड्यू टू 30 पर्टिकुलर वेवलेंथ आप देख पाते हैं, ठीक है। तो रेड कलर की वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर के लगभग और वायलेट कलर की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर के लगभग, ठीक है। क्लियर है बात? इसके आगे अगर मैं और वेवलेंथ बढ़ाता हूँ तो मुझे मिलता है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज का मेन काम होता है हीटिंग, इनसे आपको गर्मी का एहसास होता है, समझ नहीं बात? सो इंफ्रारेड रेज का जो रेंज होता है वो 10⁻⁷ से लेके 10⁻⁴ मीटर की रेंज में होता है, ठीक है। आप नहीं देख पाते इंफ्रारेड, ठीक है, आप केवल विजुअल रेंज में ही देख पाते हैं। आपकी जो आईज है दे कैन परसीव ओनली कलर्स एंड ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, क्योंकि आपके आईज के अंदर दो ही टाइप की सेल्स हैं, रॉड सेल एंड कॉन सेल, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने समय के साथ रात में देखने की काबिलियत अपनी आंखों में डाल दी है। नॉकटर्नल एनिमल्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे शेर वगैरह है, वो रात को शिकार करते हैं, ठीक है, उन्हें रात को दिखाई देता है, तो उनको आपके जैसे कलर नहीं दिखाई देते, उनको हीट दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड विजन। जैसे अगर मेरे पास आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से इंफ्रारेड गॉगल्स, इंफ्रारेड कैमरेज बनने लग गए हैं। आप इंफ्रारेड गॉगल लगा के देखेंगे तो आपको आदमी नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ आदमी की शेप में हीट फ्लो दिखेगा कि कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ पे टेम्परेचर कम है। जनरली रात वाले ऑपरेशंस में जो एडवांस मिलिट्रीज हैं, जैसे यूएस की मिलिट्री है, वो नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल करती है, ठीक है। और जो नॉर्मल मतलब शेर है, ये जो नॉकटर्नल उल्लू है, उल्लू वगैरह है, उनकी आंखों में एक अलग ही परत होती है जो कि हीट को सेंस करती है, तो वो रात को देख पाते हैं। तो उनका जो विजन है वो इंफ्रारेड विजन है, ठीक है, वो देख पा रहे हैं इंफ्रारेड रेज को, बट आप नहीं देख पाते, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो आपका जो रेंज है वो केवल विजुअल रेंज है, बाकी लोगों का कुछ और भी हो सकता है, बायोलॉजी में आप पढ़ते ही ये सब बात। इसके बाद इनकी जो इंफ्रारेड रेज की के बाद और ज़्यादा लैम्डा आपने बढ़ाया तो आपको मिलते हैं माइक्रोवेव्स, ठीक है, जिनका जो लैम्डा है वो 1 मिलीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर की रेंज में होता है। मतलब एक पूरे ऑसिलेशन के दौरान 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होती है या 1 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होती है,
इस ये आप कैसे समझ सकते हो, ये आपके सेल फोन, जो आपका फोन है, फोन में एक एंटीना है, एंटीना और जो आपका जो टावर है वो हमेशा कांटेक्ट में है, आपको नहीं दिखाई दे रहा कनेक्शन, बट वो कनेक्शन किसके थ्रू है, माइक्रोवेव्स के थ्रू है। समझ में आ रही बात? तो एक वेव है जो यहाँ से लेके वहां तक जुड़ी हुई है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो आपका जो सिग्नल है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिग्नल कि 2 डंडे या 3 डंडे या 4 डंडे जो आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, माइक्रोवेव्स की स्ट्रेंथ की। समझ में आ रही बात? क्लियर है? सो दिस इज अबाउट माइक्रोवेव्स। इनकी जो रेंज होती है लेमडास की, वो कितनी होती है, 10⁻³ से 10⁻²। और इनसे भी ज्यादा वेवलेंथ, मतलब ऐसी जो कि मीटर्स में वेवलेंथ रखते हैं, जैसे एक पूरे राउंड लगाने में, एक पूरे रेवोल्यूशन में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगी, आपकी साइज से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो सकती है, वो होती है रेडियो वेव्स। समझ में आ रही बात? जिन पे आपके FM AM ये सब काम करते हैं, विविध भारती या फिर आपका 94 पॉइंट जो भी 3, 95 पॉइंट जो भी है, 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज को हम बोलते हैं FM, उसके अलावा हम बोलते हैं AM। तो जो FM और AM सिग्नल है रेडियो वाले, उनकी वेवलेंथ मीटर्स में हो सकती है। तो वेवलेंथ कितना है, 10⁻⁻1 से लेके 10⁻�0 मीटर्स की रेंज। समझ में आया आपको? तो लैम्डा के इंक्रीमेंट ऑर्डर में मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज कर दिया इन ब्लॉक्स में। तो कलेक्टिवली ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ में आया? अब बताइए, डाउट पूछिए जितना पूछना है। क्लियर है? बोलिए, जिसको भी सर बोलना। सेकंड वाला जो रे है सर, उसका नाम क्या है? गामा, गामा रेस। ये तो रेडियो एक्टिव डिके में निकलता है ना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल गामा रेस। तो ये गामा का साइन है, अल्फा, मैं अलग से कहीं लिखता हूँ तो ये बर्बाद होता है। तो जब भी कोई मतलब होता है अल्फा बीटा गामा, तो ये आपका कहलाता है अल्फा, ये अल्फा पार्टिकल है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया। ये होता है बीटा, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज है। और गामा रेज जो है ये होता है गामा। तो ये गामा को रिप्रेजेंट करता है, सिंबल है गामा। और बोलिए, और बोलिए, और भी डाउट? तोहिदुल, कुछ बोलना चाहते हो तुम? बोलो। नो सर। और कोई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, केवल क्या है, लेमडा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने अरेंज कर दिया है, बस। तो मुझे जो स्पेक्ट्रम मिला वो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इंफ्रारेड जो है ना वो वैसे रिपीट कीजिए ना। कौन सा? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड तो भाई क्या है, इंफ्रारेड मतलब जो रेड से ज़्यादा वेवलेंथ रखते हो। तो रेड कलर की वेवलेंथ कितनी है, 7 × 10⁻⁷ मीटर। तो इससे भी ज़्यादा वेवलेंथ रखने वाले रेस को हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेस, ठीक है। और इंफ्रारेड रेड रेस का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है हीट, हीट को परसीव करना, ठीक है। तो जब आप सनलाइट में बैठते हैं, जैसे आप धूप में बैठे हो, आवाज़ आ रही है ना सबको? मेरा माइक नीचे गिरा हुआ यस था, सर। फिर भी यस आवाज सर। अभी माइक नीचे ही गिरा रह गया। अभी लगाता हूँ, अभी और ज्यादा बढ़िया आवाज आएगी, माइक नीचे गिरा हुआ है। एनीवे, सो अभी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। हाँ ये सर। समझिए। तो इंफ्रारेड, जैसे आप धूप में जाके बैठ जाते हैं, जैसे जब सन निकलता है तो आप धूप में बैठ जाते हैं, तो धूप में बैठने पे आपको गर्मी का एहसास होता है नहीं होता है? लेकिन होता है सर। होता है। गर्मी आती हुई नहीं, होता है सर। लेकिन गर्मी आती हुई नहीं दिखाई देती है आपको। तो वही है, आप इंफ्रारेड रेस को देख नहीं पाते, बट इंफ्रारेड की वजह से आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जो
हीट आपके बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ता है सनलाइट में बैठने की वजह से, वो सनलाइट के इंफ्रारेड वाले कंपोनेंट की वजह से, ठीक है, समझ में है? तो इंफ्रारेड जैसे अगर आप यूट्यूब वगैरह तो आप चलाते ही हैं, ठीक है, आप यूट्यूब में देखिएगा कि हाउ इंफ्रारेड कैमरा वर्क्स, या मतलब आप इंफ्रारेड के ऐसी वीडियो देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। आपको वो दिखाएगा जैसे एक इंसान खड़ा है, और जैसे इंफ्रारेड में आप जो देखेंगे तो आपको केवल हीट दिखेगा, कहीं पे टेम्परेचर कम, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा। आपकी पूरी बॉडी में सेम टेम्परेचर नहीं होता है, आप जानते हैं, ठीक है। जहाँ पे पसीना आ रहा है, जहाँ से पसीना उड़ रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, वो थोड़ा ब्लू कलर का दिखाई देगा, और जहाँ पे मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे एकदम ब्राइट मतलब येलो या रेड कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो वो अलग अलग चीज़ है, अलग तरीके से हम उसे देख पाते हैं, उसकी अलग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है? नेचर ने कई लोगों को तो फ्री फोकट में दी है, कई एनिमल्स को, मैक्सिमम एनिमल्स को दी है। आप देखिए मैक्सिमम एनिमल्स रात को देख पाते हैं, आपसे बढ़िया, आपको नहीं दिया है, आप नहीं देख पाते हीट, बट वो देख पाते हैं। जैसे स्नेक्स वगैरह, उनकी वजन आपके जैसी नहीं है, वो लाल काला पीला हरा नीला नहीं देख पाते, उनकी आंखें बहुत कमजोर होती हैं, बट वो क्या परसीव कर सकते हैं? हीट। चूहे को वो हीट की तरह देखते हैं, हीट है, छोटी सी हीट है, मेरे साइज के बराबर है, खा लो, मेरी साइज से बहुत बड़ा है, छोड़ दो, भाग जाओ, ठीक है। तो जनरली अगर आप सांप के पास जाएंगे और बैठ जाएंगे तो वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन अगर आप खड़े रहेंगे तो वो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है बहुत बड़े हो आप साइज में, ठीक है, क्योंकि उसे तो हीट दिखेगी नीचे से ऊपर तक बहुत बड़ी। समझ रहा है नहीं समझ रहा? तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग तरीका है, बायोलॉजी में आप भी, मैं भी आप ये पढ़ेंगे, नो डाउट, ठीक है। तो इंफ्रारेड का मतलब है हीट को देख पाना, मतलब हीट वाला पोर्शन है जिसकी वजह से चीज़ें गर्म होती हैं। और बताइए, और कोई डाउट? नो सर। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब समझने वाली बात क्या है, जनरली अभी मैं आपको बता देता हूँ, एनर्जी तो मैंने अभी तक बताया नहीं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, ठीक है, लेकिन मैं जनरल आइडिया आपको देता हूँ कि जनरली लैम्डा अगर बढ़ता है तो एनर्जी एसोसिएटेड घटता है, ठीक है, और जिस वेव की जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसका पेनिट्रेशन पावर उतना ही ज़्यादा होता है। एक टर्म लिखा है ना नीचे, ये देखिए यहाँ लिखा है पेनिट्रेशन पावर, लिखा है व्हाट डू मीन पेनिट्रेशन पावर, कि अगर मेरे पास एक ऑब्स्टिकल है, एक वॉल है, ठीक है, अब एक वॉल के थ्रू आपने एक वेव को भेजा, अगर ये वेव इस वॉल को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल गई तो ये जितनी डिस्टेंस है मैं बोल सकता हूँ कि ये पेनिट्रेबल है, ठीक है। जनरली होता क्या है, अगर लैम्डा कम होता है तो पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एनर्जी एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा होता है। कॉमन एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपके ऊपर टॉर्च मारूँ, तो टॉर्च का मतलब क्या है? विजिबल रेंज, ठीक है, विजिबल रेंज में है आप, लाइट आपको दिख रही है ना, लाइट, टॉर्च की लाइट दिखती है ना आपको, है कि नहीं? तो विजिबल रेंज में आपको अगर लाइट मारी जाए तो विजिबल रेंज की लाइट के लिए आप ऑब्स्टिकल है, ठीक है। लाइट आपके ऊपर पड़ेगी तो या तो रिफ्लेक्ट होगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब आपको पेनिट्रेट करके बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। लेकिन एक्सरे के बारे में सोचिए, जब आप एक्सरे मशीन के सामने लेटते हो तो एक्सरे जो है वो आपकी बॉडी को पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना भी फ्लैश है उसको वो पेनिट्रेट कर जाएंगे, लेकिन जितना भी हड्डियां हैं वो ज़्यादा डेंस है, उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए तो हड्डियों की फोटो बन जाती है, क्योंकि वो तो हड्डियों में एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन फ्लैश में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, फ्लैश तो उसके लिए ऑब्स्टिकल है ही नहीं। समझ में ही बातें नहीं आई? तो एक्सरेज की पेनिट्रेशन पावर, सर बोलो क्या सर बोल रहे थे? गेमा रेस कहाँ यूज, सर गेमा रेस कहाँ यूज होता है? गामा रेस। अरे भैया जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो यार पहले, हमारे, मैंने बोला ना आपसे डाउट मैं लूंगा, अभी मैं एक आदमी का डाउट मतलब डिस्कस कर रहा हूँ, वो सुन लो, फिर मैं आपके आपके डाउट पे आऊँगा। और आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, फिर भी मेरे को इतना समझ में आया कि आप गामा रेस के बारे में कोई पूछ रहे हैं, एनीवे बताऊंगा मैं, पहले ये सुन लीजिए। तो पेनिट्रेशन पावर जो है वो बढ़ती जाती है एनर्जी के साथ, मतलब लेमडा के डिक्रीमेंट के साथ आपकी वेव ज़्यादा पेनिट्रेशन कर सकती है। एग्जाम्पल,
सबसे कम पेनिट्रेशन पावर होगी रेडियो वेव्स की। आप जानते हो एफएम में अगर आप अपने रेडियो को थोड़ा बहुत भी हिला देंगे ना तो आवाज़ क्लियर नहीं आने लग जाती है, खड़खड़ाहट आने लग जाती है। जो रिसेप्शन है बहुत ही पुअर है। अगर आप एक दीवार के पीछे छुप जाएंगे तो आपका रेडियो काम नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। सेम चीज़ फ़ोन के साथ है। फ़ोन की जो वेव्स हैं उनका भी पेनिट्रेशन पावर कम है। आपने जरूर देखा होगा आपके घर में किसी कोने पे रिसेप्शन बिल्कुल नहीं आता और किसी कोने पे बहुत बढ़िया रिसेप्शन आता है, तो हर आदमी वहीं पे जाके बात करता है फ़ोन पे, ठीक है, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर कम है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाऊंगा पेनिट्रेशन पावर बढ़ता जाएगा, ठीक है। गामा रेज के लिए तो अर्थ ये जो आपके मकान है ये सब कोई पेनिट्रेशन पावर मतलब है ही नहीं ऑब्स्टिकल, तो इनमें आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, और नई बात, ओके। और कॉस्मिक रेज के लिए तो अर्थ भी कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। बहुत हाई एनर्जी वाली कॉस्मिक रेज अर्थ को भी पूरा का पूरा छेद के निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उनके लिए अर्थ भी ऑब्स्टिकल नहीं होगा। तो पेनिट्रेशन पावर लैम्डा के इंक्रीमेंट के साथ घटता है, ये मैंने लास्ट में लिखा है, इसको आप देखिएगा। अब आ जाते हैं तहुदिल, मतलब तहुदिल भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, इन्होंने कहा है गामा रेस का क्या पूछा है भाई, गामा रेस के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। गामा रेस का आपका आपके ऊपर कोई मतलब डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं है, सीधी बात। क्यों? क्योंकि गामा रेज इतनी एनर्जेटिक है कि आप उनके सामने जाओगे तो आपको रेडिएशन पॉइजनिंग हो जाएगा, आप रेडिएशन पॉइजनिंग से मर जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो गामा रेज आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। और गामा रेज कब निकलती हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान। एग्जाम्पल दूं, ह्यूमन हिस्ट्री में 2 बार ही गामा रेज ढंग से निकली है। कहाँ पे? वर्ल्ड वॉर 2 में, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब पटका गया। तो न्यूक्लियर बॉम्ब जहाँ पे गिराया गया उसकी एक रेंज है हीट की, ठीक है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो जहाँ पे बम गिराया गया उसकी 10 किलोमीटर के रेडियस के लोग तो वेपराइज हो गए, ठीक है, इतनी हीट निकली। लेकिन 2000 किलोमीटर तक के लोग, 1000 किलोमीटर तक के लोग क्यों मर गए? रेडिएशन की वजह से, गामा रेज की वजह से। समझ में आई बात? मतलब अगर नागासाकी पे बम गिराया तो केवल नागासाकी पे इफेक्ट नहीं है न्यूक्लियर बम का, न्यूक्लियर बम का इफेक्ट उससे भी बहुत दूर दूर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां तक गामा रेज जाएंगी एक लिमिट तक, वहां पे जो भी आदमी उनको एब्जॉर्ब करेगा उसका डीएनए म्यूटेट हो जाएगा और उनको कैंसर होगा, रेडिएशन पॉइजनिंग होगा और वो चले जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो गामा रेज बहुत ज्यादा हार्मफुल है। गामा रेज को आप एक्सरे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक्सरे भी हार्मफुल है। अगर आप लंबे टाइम तक के लिए आपको मजा आ रहा है एक्सरे कराने में, आप डेली जाके मेरा एक्सरे कर दो, मेरा एक्सरे कर दो, तो आपका हाथ सही होने की बजाय खराब हो जाएगा। समझ आई बात? क्यों? क्योंकि आपके टिश्यू जरूर मतलब रप्चर हो जाएंगे लगातार एक्सरे के कांटेक्ट में रहने से, ठीक है। तो एक्सरे तो फिर भी चलो डेविएटिंग है, एक्सरे से भी 10,000 गुना खतरनाक गामा रेज है। अगर गामा रेज के सामने आप रह गए, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है तो लोग बंकर में घुस जाते हैं, बंकर में भी कई लोग नहीं बच पाते अगर वो बहुत क्लोज है तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कितनी मोटी आयरन की या स्टील की परत लगा दें, गामा रेज का पेनिट्रेशन पावर है, वो उस परत को भी भेजते हुए आपके पास, आपके अंदर आ सकते हैं। समझना ही बात? तो वो आप इतनी हाई एनर्जी है कि आसपास आने वाली सारी चीज़ों को आयनाइज करते हुए जाएगा, तो आपके ऊपर से जैसे ही वो पास होंगे आपकी बॉडी के बहुत सारे एटम्स आयनाइज होंगे, ठीक है। दैट इज रेडिएशन पॉइजनिंग। सो गामा रेज इज नॉट यूजफुल फॉर यू एट ऑल। एंड गामा रेज का यूज डिस्ट्रक्शन में जरूर हो सकता है, क्योंकि हुआ है। आप जानते हो जापान में अभी तक भी मतलब नॉर्मलाइजेशन नहीं आया है। बच्चे जो हैं मतलब जो, क्योंकि जीन्स में मॉडिफिकेशन हो गया है कई लोगों के, तो वो बच्चे जो है वो मतलब सही से पैदा नहीं होते। किसी का मतलब आँख नहीं होता, किसी का सिर नहीं होता, किसी का जबड़ा नहीं बनता। These all are the after effect of nuclear warfare। तो आपको क्या लगता है न्यूक्लियर बॉम्ब अगर मैं बोलूं कि एक एक्स जगह पे गिराया गया तो उससे 1000 किलोमीटर दूर उसका इफेक्ट नहीं होगा? होगा। इसलिए तो बोलते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो अर्थ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि अगर 10-20 न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिर गए, अपन से 2000 किलोमीटर दूर भी गिरे, तब भी उसका इफेक्ट आपके ऊपर आ नहीं आना है,
ठीक है, गामा रेज वाला इफेक्ट आएगा, अगर वो भी नहीं आया तो एनवायरमेंट वाला इफेक्ट आएगा, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है ना, अर्थ इज अ इकोसिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ठीक है, चलिए समझ में आया तहीदुल? बोलो भाई। वेरी गुड। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सर आयोनाइज होना मतलब क्या होता है? एनर्जी होना मतलब जैसे आपका एटम है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके हम वो भी क्या कर रहे थे, हायर ऑर्बिट्स में भेज रहे थे। ठीक है, बताइए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है हाइड्रोजन एटम में? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब अगर उसने गामा रेज को खा लिया तो उसको एनर्जी कितनी मिल गई? 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन सीधा नॉक ऑफ हो गया, गायब हो गया, एटम को छोड़ के गया। ठीक है, वही जो कैथोड रे ट्यूब में हुआ था, आयोनाइजेशन, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना किसी भी एटम से, तो आप क्या हो जाएंगे? चार्ज ए प्लस बन जाएगा एटम से और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑफ कोर्स आयोनाइजेशन इज अ वेरी बैड प्रोसेस फॉर यू। सोचिए आपका डीएनए आयोनाइज हो जाएगा तो फिर क्या ही बचेगा, आपकी सीक्वेंसिंग खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? तो रेडिएशन पॉइजनिंग से जो लोग मतलब जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के, वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से जाते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा, आपको कुछ लगेगा नहीं, लेकिन धीमे धीमे आप डिटोरिएट होंगे, क्योंकि आपका डीएनए जो है वो धीमे धीमे ब्रेक ऑफ होने लग जाता है। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट मतलब केस स्टडी, वो आप बायोलॉजी में जरूर पढ़ेंगे। आई थिंक रेडिएशन पॉइजनिंग वाला डिसीज मतलब हो गई टॉपिक बायो में या फिजिक्स में। फिजिक्स में एक टॉपिक है, चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स, वहाँ पे चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, वहाँ पे सब चीज़ें आएंगी। ओके, बायो में डिसीज कंट्रोल में आई थिंक ऐसा हो कि रेडिएशन पॉइजनिंग की बात करें, नहीं करना है फिर भी आप पढ़ ही सकते हो ऑनलाइन, क्योंकि ये तो क्यूरियोसिटी है, जनरल नॉलेज है, पता होना चाहिए आपको। चलिए, क्लियर है? इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई? आगे बढ़े। ओके, चलिए, तो अब हमारा जो मेन मुद्दा है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वापस चलते हैं शुरुआत से मैं डिस्कस करता हूँ। शुरुआत हुई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेके हायर ऑर्बिट में जा सकता है, और एनर्जी छोड़ते हुए हायर से लोअर ऑर्बिट में आ सकता है। लेकिन जब भी वो एनर्जी लेता है या एनर्जी छोड़ता है तो हमेशा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में ही ये काम करता है। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझना था, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अलग अलग टाइप को हमने बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की। लेकिन मेन जो बात है, जो हम जानना चाहते थे, वो क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि जब तक मुझे एनर्जी पता नहीं चलेगी तब तक मैं इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में लेके जाना है, एक्साइट करना है या वापस से ग्राउंड स्टेट में लेके आना है, तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा। समझ में आ रही बात? तो एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सबसे आसान तरीके से जिस आदमी ने समझाया वो था प्लांक। प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी। ठीक है, नो डाउट वेव के ऊपर एनर्जी एसोसिएटेड निकालना बहुत ही टीडियस जॉब है। ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब आपको वेव चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वो एनर्जी निकालेगा एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, बड़े बड़े फॉर्मूलेज होंगे। ठीक है, तो प्लांक ने एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिया, किसका? लाइट का। ठीक है, उसने ये बोला कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में, देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्सपेरिमेंट लाइट की। अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट की हिस्ट्री स्टार्ट होती है न्यूटन से। न्यूटन बहुत महान साइंटिस्ट थे। न्यूटन ये बोल के गए थे कि लाइट पार्टिकल होता है, मतलब लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। न्यूटन ने कभी लाइट को वेव नहीं माना, पार्टिकल माना। न्यूटन ने बोला कि जो लाइट आ रही है वो छोटे छोटे पार्टिकल की नेट एनर्जी आ रही है, और वो आपके ऊपर गिरती है और आपको एनर्जी मिल जाती है। मतलब न्यूटन ने ये बोला कि लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर। ठीक है, न्यूटन के थोड़े समय के बाद एक और बड़ा आदमी पैदा हुआ, जिसका नाम था ह्यूगन। आप फिजिक्स में इसका नाम जरूर पढ़ेंगे, ह्यूगन्स प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट के चैप्टर में। ठीक है, तो ह्यूगन नाम के आदमी ने एक्सपेरिमेंट करके बोला कि भैया मेरे एक्सपेरिमेंट में तो लाइट पार्टिकल नहीं हो सकता, वेव हो सकता है, वेव ही होना चाहिए लाइट को। और उसने बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी दिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट में उसने प्रूव किया कि लाइट एक वेव है। लेकिन आप जानते ही हैं, आपने ह्यूगन का नाम पहली बार सुना होगा अभी मेरे
न्यूटन का नाम आप मेरे से पहले भी कई बार सुन चुके हो, है या नहीं? न्यूटन बहुत बहुत बड़े आदमी थे, तो न्यूटन जो बोल के गया, ऑफ कोर्स मार्केट में उसकी ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो बहुत सारे टाइम तक 500 सालों तक ये लोग लड़ते रहे, मतलब न्यूटन का ग्रुप और ह्यूगन का ग्रुप, कि लाइट पार्टिकल है कि लाइट वेव है। समझ में आ रही बात? तो रिसेंटली 100 साल पहले ये प्रूव हुआ है कि लाइट दोनों होता है, पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है। ये डिपेंड होता है कि आप उसे कैसे परसीव कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं डुअल नेचर, समझिए। तो न्यूटन ने बोला कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल्स का कलेक्शन है, एनर्जी पार्टिकल्स का, और जो छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल्स हैं उनको हम बोल सकते हैं क्वांटम या फोटोन। लाइट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम बोल सकते हैं जिनके अंदर एनर्जी है, उसको फोटोन बोलते हैं, ठीक है। ये बोल के गया न्यूटन। जबकि ह्यूगन ने क्या बोला कि नहीं भाई, मेरे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से लाइट वेव की तरह है, और वेव की तरह जुड़ती है, वेव की तरह घटती है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है। ये सब बहुत ही फेमस टर्म है लाइट के साथ एसोसिएटेड, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो उसने बोला कि भैया लाइट तो वेव होती है। तो ये दो ग्रुप आपस में लड़ते रहे, दोनों ने हमेशा एक दूसरे को नफरत किया। फाइनली एक आदमी 1920s में पैदा हुआ जिसने बोला कि भैया आप भी सही हो, आप भी सही हो, ठीक है। क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट में लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कुछ एक्सपेरिमेंट में लाइट वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो दैट मीन्स लाइट एक ऐसी चीज है जिसमें डुअल नेचर होता है, मतलब जब किसी इंटरेक्शन में लाइट पार्टिकल की तरह कोलिजन करके काम करता है, और किसी इंटरेक्शन में लाइट मीडियम के डिस्टरबेंस के थ्रू ट्रेवल करके एनर्जी को ट्रांसफर करता है। तो आप लोग लड़िए मत, दोनों ही चीजें सही है। और आज का जो परसेप्शन है वो यही है कि लाइट जो है वो डुअल नेचर दिखाता है। डुअल नेचर मतलब लाइट एक वेव भी है, और लाइट की वेव को हम इनवेरिएबली पार्टिकल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये जो कन्वर्जन है ये पहली बार किसने दिया? साजिद अख्तर जी। आप मत लिखिए बोर्ड पे, मुझे आप सबके नाम दिखाई देते हैं। आप चाहते हैं मैं आपके नाम आगे फॉरवर्ड करूं? बोलिए, अगर आप चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं नाम नोट करके आगे भेज देता हूं। क्योंकि मैं कितनी बार रिक्वेस्ट करूंगा कि बोर्ड पे मत लिखिए भाई साहब, मत लिखिए, मतलब बेसिक सी बात है यार। बोर्ड पे मैंने लिख लिख रखा है, मेरा काम है बोर्ड पे लिखना, आपका काम कॉपी पे लिखना है। आप कॉपी पे लिखिए सारी बातें, ठीक है। समझ में आया आपको या नहीं? तो बहुत ही क्लियरली मैं समझ सकता हूँ कि प्लांक क्वांटम थ्योरी एक ऐसा टर्म था जो ये बोलता था कि लाइट अगर एक वेव है और उसका मुझे लैम्डा न्यू पता है, तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स की एनर्जी को निकाल सकता हूँ। समझ में आ रही बात? और उसके ऊपर उसने बात दी, उसने क्या बोला? उसने बोला कि अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, देन आई कैन अज्यूम कि एट द सेम टाइम कि इस लाइट को मैं मान सकता हूँ कलेक्शन ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट। क्वांटम ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। दैट मीन्स द पैकेट ऑफ एनर्जी और क्वांटा ऑफ एनर्जी। उसने क्या बोला कि अगर लाइट वेव की फॉर्म में लेमडा या न्यू उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है, देन आई कैन से कि the same light if converted into quantum is converted into photon, then the energy of photon is directly proportional to the frequency of light. समझ में आ रही बात? ओके, दैट मीन्स बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लैम्डा पता है या न्यू पता है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसके अंदर इतनी एनर्जी के फोटॉन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रही बात? कितनी एनर्जी? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव, ठीक है। हाँ, साजिद अख्तर आप कुछ पूछना चाहते थे, बोलिए। चलिए डिस्कशन, आपको कोई भी दिक्कत है पूछिए। बोलिए, समझ में आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी फिर से बोल देता हूँ एक बार। लाइट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, इसी थ्योरी पर बेस्ड, प्लांक्स थ्योरी पर, ठीक है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में जो आप फिजिक्स पढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, लाइट के ऊपर एक चैप्टर है, 2-3 चैप्टर है, उनमें आपको बोला जाएगा कि लाइट वेव होता है। क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसमें लाइट वेव की तरह बिहेव करता है,
ठीक है, जैसे इंटरफेरेंस एक बहुत फेमस टर्म है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स, कि एक वेव आया, दूसरा वेव आया, अगर दोनों सेम फेज में है तो दोनों के एम्पलीट्यूड जुड़ जाते हैं, हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर एक वेव आया, दूसरा वेव आया और दोनों अपोजिट है तो दोनों घट जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कई एक्सपेरिमेंट में लाइट वेव की तरह ट्रीट होता है और कई एक्सपेरिमेंट में लाइट पार्टिकल की तरह ट्रीट होता है। तो फाइनली 100 साल पहले के लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई, डुअल नेचर नाम की एक चीज होती है। ठीक है, वो जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर वेव नेचर अपने आप आ जाता है, वो हमारी दुनिया के पार्टिकल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी दुनिया कहाँ से कहाँ तक है, 10⁻⁻6 मीटर से लेके 10⁻+6 मीटर तक। हम केवल इतनी दुनिया तक की चीजों को देख पाते हैं आराम से। ठीक है, एटॉमिक लेवल की चीजों को हम नहीं देख पा रहे हैं, एटम कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके ऊपर न्यूटन लॉ नहीं लग रहा है, उनके ऊपर अलग ही फिजिक्स लगेगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में जो मैकेनिक्स है वो आपके जीवन में आसपास होने वाली चीजों के ऊपर ही वैलिड है। ओके, तो लोगों ने बोला कि भैया ये जो मतलब लाइट है वो डुअल नेचर रखता है, और डुअल नेचर में अगर लाइट की वेव का आपको लैम्डा या न्यू पता है तो आप लाइट की वेव को करस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि अगर आपका वेवलेंथ लैम्डा है लाइट की वेव का, या उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, तो उसके अंदर जो एनर्जी के फोटॉन्स होंगे, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स होंगे, उनकी एनर्जी न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, इतनी बात मैंने बोली है, तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? बोलिए। ओके, तो जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो प्लांक ने अपना कांस्टेंट दिया है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट होता है प्लांक कांस्टेंट। तो आपका फॉर्मूला जो है एनर्जी का, लाइट के वेव के ऊपर एसोसिएटेड एनर्जी करस्पॉन्डिंग पार्टिकल के ऊपर E = h न्यू के बराबर होता है। h आपका प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड आपको पहले से ही पता है। दैट मीन्स इस तरीके से आपने क्या किया, आपने लाइट की जो वेव है उसके ऊपर एसोसिएटेड करस्पॉन्डिंग एनर्जी को निकाल लिया। किसकी फॉर्म में? वेव के पैरामीटर्स की फॉर्म में। यही तो हम चाहते थे। ठीक है, और हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड तो फिक्स होती है c = होता है लैम्डा इंटू न्यू। तो न्यू को आप लिख सकते हैं c/λ। तो जब आप न्यू को c/λ से रिप्लेस कर देंगे तो आपको फाइनल न्यू की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी h न्यू, और लैम्डा की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी hc/λ, एंड दिस इज नोन एज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी वो यही है कि भैया लाइट की वेव के अगर आपको पैरामीटर्स पता हो तो आप एनर्जी एसोसिएटेड इन टर्म्स ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं, और वो एनर्जी वेव के पैरामीटर्स पे ही डिपेंड करती है। तो अगर लाइट की वेव का फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा, लाइट की वेव का लैम्डा घटा देंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। अगेन कोई कुछ लिख रहा है, देखते हैं क्या लिखा है। सर लाइट एक्चुअली है पार्टिकल या वेव? मैंने बोला ना, लाइट दोनों होता है। ठीक है, आपके जीवन में चीजें प्लस या माइनस हो सकती हैं, आपके जीवन में टिक या क्रॉस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके जीवन में आप जितनी चीजें परसीव करते हो, ठीक है, उसके ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स यूज होता है। लेकिन लाइट का जो फोटोन है या लाइट के जो पार्टिकल है वो आपके जीवन में परसीव होने वाले पार्टिकल नहीं। ठीक है, लाइट की जो वेवलेंथ है जो आपके पास आ रही है, जिसको आप देख पाते हो, वो नैनोमीटर्स में 4 × 10⁻⁷ नैनो मतलब मीटर्स, जो कि आपके बस में नहीं है उसको देख पाना, उसको एनालाइज कर पाना। तो आप ऐसी चीज़ों को कैसे देख पाएंगे? एक्सपेरिमेंट से। तो जब हमने लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कराए तो न्यूटन वाले लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराया, तो उन्हें ये पता चला कि कॉलिजन हो रहा है, तो कॉलिजन से एक्सप्लेन हुआ, तो उन्होंने बोला लाइट पार्टिकल होना चाहिए। लेकिन वेव वाले लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट कराया, उनमें लाइट का क्या हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, वेव आपस में जुड़ गई, वेव आपस में घट गई, एम्पलीट्यूड कम हो गया, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने बोला नहीं लाइट वेव है। ठीक है, तो ये दोनों में लड़ाई होती रही, और मैंने क्या बोला कि रिसेंट टाइम में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डी ब्रॉगली, वो हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम डुअल नेचर ऑफ लाइट की बात नहीं करेंगे,
हम डुअल नेचर ऑफ मैटर की भी बात करेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो आपको अभी पार्टिकल लग रहा है वो भी लग रहा है बोर्स मॉडल तक, लेकिन बोर्स मॉडल की भी लिमिटेशन है। तो आगे जो उन लिमिटेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको डुअल नेचर हर जगह मिलेगा, क्योंकि 10⁻⁻⁶ मीटर से छोटी चीज मतलब एटॉमिक लेवल की चीजों में हमेशा डुअल नेचर होता है, ठीक है। ये क्लासिकल फिजिक्स नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स है या क्वांटम मैकेनिक्स है, अलग फंडा है इनके, ठीक है। इनमें आप हो भी और आप नहीं भी हो एट द सेम टाइम, ठीक है। आगे चल के पता चलेगा जब हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, सब आएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। अभी के लिए अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि लाइट क्या है, तो भैया लाइट अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। कुछ एक्सपेरिमेंट आपके जीवन में ऐसे आएंगे जिनमें लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, सीधा आप फोटोन की तरह डाल दीजिए और बात खत्म हो गई। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे आएंगे जिसमें लाइट वेव की तरह काम करता है, ठीक है। उनमें आप लाइट को फोटोन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, वेव एम्पलीट्यूड वही सेम वेव फ्रंट, दूसरी वेव फ्रंट जोड़िए घटाइए, उन सब में काम करेंगे, ठीक है। तो लाइट का जो मतलब नेचर है वो डुअल नेचर है आज के टाइम में, ठीक है। सो लाइट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव बोथ एट द सेम टाइम, ठीक है। अब आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करा रहे हो उसके बेसिस पे डिफाइन होगा कि लाइट उस एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है या वेव की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आई बात? किसका सवाल पूछा था? मसूद अहमद लस्कार, बोलिए, ठीक है। समझा सर। तो लाइट इंडिविजुअली कुछ नहीं है, ठीक है, दोनों है, ठीक। इट डिपेंड्स कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आप करा रहे हो, ठीक है। कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, लिख भी देता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे धीमे धीमे आपके, क्योंकि देखिए मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ दैट इज द चैप्टर ऑफ साइंस, दैट इज नॉट द चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। ये तो साइंस का चैप्टर है भैया, एटम तो सबको पता होना चाहिए, चाहे फिजिक्स का आदमी हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, ठीक है। तो एटम पूरा साइंस का है, किसी एक का नहीं है। तो इसमें फंडा जो लगेंगे वो फंडे पूरे साइंस के लग सकते हैं, ठीक है। तो लाइट की बात करें तो वेव नेचर ऑफ लाइट इज डिपिक्टेड बाय इंटरफेरेंस। ये बहुत ही फेमस टर्म है, इसमें आपको बहुत फेमस टर्म पढ़ना पड़ेगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये बहुत फेमस है फिजिक्स में, ऑलमोस्ट हर साल ही इसके ऊपर सवाल आता है। इंटरफेरेंस जिसमें आप लाइट को वेव नेचर की तरह ट्रीट करते हैं ह्यूगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पर, ठीक है। जब फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सब की बात करेंगे, समझ में आ रही बात। लेकिन जब लाइट पार्टिकल नेचर का है, जब डॉट 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 ऐसे फोटॉन्स का नेट सम लाइट को आप मानते हो, तो उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि मैं ही आपको पढ़ाऊंगा इस टॉपिक के बाद, बोर्स मॉडल के बाद। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप जानते हैं कि जब मैं किसी मेटल सरफेस को, ये मेटल की सरफेस है, ठीक है, मेटल, मैं इसके ऊपर रेडिएशन चलाता हूँ लेमडा या न्यू के, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग जाता है, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आप वेव से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको फोटॉन्स ही मानने पड़ेंगे, ठीक है। और फोटोन अगर मानोगे तो एनर्जी कैसे निकालोगे? प्लैंक्स थ्योरी से, क्योंकि आपको तो फोटोन की एनर्जी नहीं पता है, आपको क्या क्या दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी न्यू, तो उस लैम्डा या न्यू फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग पार्टिकल नेचर में कितनी एनर्जी होगी, दैट इज E इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा। समझ में आ रही बात? ओके, ठीक है। और कोई यस सर। पूछिए, और कोई किसी को कुछ बोलना है तो जरूर बोलिए। सर ये एच क्या होता है? एच तो कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, ये तो हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, याद करो बोर्स मॉडल में मैंने बताया था कि एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो उसे एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्बिट्स होती हैं जहाँ पे अगर एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीजर मल्टीपल में होता है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं करनी पड़ती है, याद है?
सेकंड इक्वेशन थी बोर्स मॉडल की, ये एच वही तो है, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इतनी होती है, फिक्स है, याद करना पड़ेगा। भाई प्लांक ने थ्योरी दी तो प्लांक अपना कांस्टेंट देगा ना भाई, है कि नहीं? प्लांक का कांस्टेंट है। ओके, समझ में आया सबको? चलिए, तो ये आप लिख लीजिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, दी आर द प्रॉपर्टी, मतलब दी आर द एक्सपेरिमेंट बाय व्हिच लाइट कैन बी प्रूव्ड एज अ वेव, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, this is the experiment by which light can be proved as a particle, collection of photons. Anyway, so this is the thing. तो भैया बहुत आसानी से अगर मैं इस बात को अगर समझने की कोशिश करूं तो भाई मेरे जीवन में बहुत आसानी हो जाएगी अगर मैं लाइट की को लैम्डा और न्यू की फॉर्म से सीधा एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन उस लाइट की लैम्डा वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो उसे किस ऑर्बिट में जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो जितना एनर्जी का गैप है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो जितनी एनर्जी उसने कम की अपनी, वो एनर्जी करस्पॉन्डिंग फोटोन उसे छोड़ना पड़ेगा, तो मुझे उस फोटोन का लैम्डा या न्यू पता चल जाएगा, क्योंकि एनर्जी गैप तो पता चल ही गया। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया जो कि हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी चीज़ को मैं क्या कहते हैं थ्योरेटिकली आपको लिखवा देता हूँ। ये तो हो गई समझने वाली बात। थ्योरेटिकली प्लांक ने क्या बोला था? थ्योरेटिकली प्लांक ने ये बोला था, ये तो एग्जाम्पल है, देख लीजिए, जैसे एनर्जी वाला एग्जाम्पल, जैसे कोई बोले फॉर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द लाइट, तो एनर्जी एसोसिएट सीधा क्या हो जाएगा, आपको लैम्डा पता है, सीधा फॉर्मूला लगाइए SC बाई लैम्डा, H की वैल्यू फिक्स है आप जानते ही हैं, सीधा डाल दीजिए। C क्या है, लाइट की स्पीड, वो भी फिक्स है, आप जानते हैं कि लाइट किसी भी फॉर्म में हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है उसकी स्पीड, डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, डाल दीजिए, आपको एनर्जी मिल जाएगी जूल्स में। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हो सकते हैं, आपको लैम्डा गिवन हो, न्यू गिवन हो, एनर्जी निकालना हो, निकाल लीजिए। ओके, सो प्लांक की थ्योरी ये है, मतलब उसने जो रिटन बोर्ड में थ्योरी दी वो ये है, आप समझ लीजिए क्या थ्योरी है। मतलब जो यूज करना है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सीधा लैम्डा और न्यू पकड़िए और एनर्जी निकाल लीजिए, खत्म, एनर्जी आ जाएगी। बट उसने बोला कैसे था वो ये है आपके सामने। प्लांक की थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एटम और मॉलिक्यूल्स कुड इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, आप जानते ही हैं, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा एनर्जी रिलीज करेगा, इमिट करेगा। सो एटम और मॉलिक्यूल्स कुड इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज। तो ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया एनर्जी रेगुलर नहीं हो सकती, कोई भी नहीं हो सकती मुंह उठा के। जैसे एक ऑर्बिट और दूसरी ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप अगर 10 यूनिट है तो आप 10 यूनिट की एनर्जी खा सकते हो, आप 5 यूनिट की एनर्जी तो नहीं खा सकते ना भाई। ठीक है, तो आप केवल उसी एनर्जी को खा सकते हो जो एनर्जी लेवल्स के गैप के बराबर हो। ठीक है, दैट मींस डिस्क्रीट क्वांटिटीज। ठीक है, सो atom or molecule could emit or absorb energy only in discrete quantities and not in any arbitrary amount. तो आर्बिट्ररी अमाउंट में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एटम के द्वारा नहीं होता है। एटम केवल उन्हीं एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, कितनी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफरेंस कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में है वो या तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन खाएगा और फर्स्ट से सेकंड में चला जाएगा, या फिर थर्ड ऑर्बिट का डिफरेंस निकाल लीजिए, फर्स्ट से थर्ड में चला जाएगा, या फोर्थ का या फिफ्थ का। समझ आई बात? इनके बीच वाली एनर्जी को वो नहीं खा सकता। समझ आ रही बात? तुम बोलो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दूं और फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में कहीं चला जाए, तो बीच में तो ऑर्बिट ही नहीं। अगर आपकी ऑर्बिट की एनर्जी
डिस्क्रीट है तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी डिस्क्रीट होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। नो सर, हाँ सर, मैं क्लास में हूँ। हेलो, हाँ भाई, क्लियर? तो आपको इतनी बात समझ में आई सबको? तो भैया ऐसे ही कोई मुंह उठा के आप एनर्जी नहीं खा सकते। ठीक है, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मेरी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी 10 है और मेरी सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी 20 है, थर्ड ऑर्बिट की 30 है, मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम। तो या तो मैं 10 यूनिट की एनर्जी खा के सेकंड में जाऊंगा, या 20 यूनिट की एनर्जी खा के थर्ड में जाऊंगा, या फिर आगे वाली एनर्जी खा के मैं आगे वाली ऑर्बिट में जाऊंगा। मैं ऐसे 2 यूनिट की एनर्जी खा के बीच में कहीं नहीं मतलब जा सकता। मुझे अगर एनर्जी खानी है तो मैं ऑर्बिट्स की एनर्जी गैप के बराबर ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं हायर ऑर्बिट में हूँ, एक्साइटेड स्टेट में हूँ, तो जो लोअर ऑर्बिट में मैं आ रहा हूँ, तो जो एनर्जी गैप होगा, जो एनर्जी डिफरेंस होगा, मेरी एनर्जी पहले 50 थी, बाद में 20 बची, तो 30 यूनिट की एनर्जी के बराबर का फोटोन मेरे को निकालना पड़ेगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं? बोलिए, बोलिए सभी लोग, क्लियर? ओके, तो ये पहला स्टेटमेंट है कि मैं एनर्जी को डिस्क्रीट क्वांटिटीज में ही एब्जॉर्ब कर सकता हूँ या इमिट कर सकता हूँ। ठीक, अगला, प्लांक गेव द नेम क्वांटम to the smallest quantity of energy that can be emitted in the form of electromagnetic radiation। मतलब आप जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट कर रहे हो हाइयर से लोअर में आते वक्त, या जिसको आप खा रहे हैं लोअर से हाइयर में जाते वक्त, उसकी जो एनर्जी है रेडिएशन की, उसकी एनर्जी को जैसे आप पार्टिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्वांटम। क्वांटम मतलब सबसे छोटी एनर्जी जो कि उस रेडिएशन में अवेलेबल है। ठीक है, और वो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो वही नीचे लिखा हुआ है, द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम और फोटोन, ये फोटोन ही क्या है? क्वांटा। ठीक है, ये जो क्वांटम है स्मॉलेस्ट, सो क्वांटम जो स्मॉलेस्ट क्वांटम है लाइट में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको हम बोल सकते हैं क्या? फोटोन। तो उसने यही बोला, द एनर्जी एसोसिएटेड ऑन ईच एंड एवरी क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडिएशन। ठीक है, जो हमने ऊपर लिखा है, ऊपर हमने यही तो लिखा है, एनर्जी एसोसिएटेड इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। समझ में आई बात है? नहीं आई? बोलिए, क्लियर है? सो दिस इज द आइडिया दैट वी हैव चलेंगे। क्लियर है? बोलिए, ओके, समझ में आया आपको? तो प्लांक के हिसाब से जो एनर्जी होती है, आप या तो आपका एटम इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी खा के एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, या एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी छोड़ते हुए ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, पहली चीज। ठीक है, लेकिन वो किसी भी आर्बिट्रेरी अमाउंट की एनर्जी को ना ही खा सकता है और ना ही रिलीज कर सकता है। जो भी एनर्जी वो खाएगा, एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा,
वो हमेशा एनर्जी ऑर्बिट्स की एनर्जी के गैप के बराबर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एनर्जी जब भी एब्जॉर्ब होती है, एमिट होती है, वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है। वो छोटे पैकेट का नाम क्वांटम है या क्वांटा है। लाइट के लिए उसी को हम फोटोन बोलते हैं, सो उसको हम फोटोन भी बोल सकते हैं। और उस छोटे पैकेट की एनर्जी उस रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, न्यू। मतलब E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे की बात बोलिए। सर सेकंड वाला जो पॉइंट है वो फिर से रिपीट कीजिए ना। बिल्कुल, सेकंड वाला पॉइंट क्या है भाई? देखो, मेरे ऊपर रेडिएशन आया और मैं एक्साइटेड स्टेट में चला गया उनको एब्जॉर्ब करके। तो पहला मेरे ऊपर क्या है भाई लिमिटेशन प्लांक के हिसाब से, कि मैं सारे टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मैं केवल उन्हीं रेडिएशन को एब्जॉर्ब करूंगा जो एनर्जी, ऑर्बिट की एनर्जी है उसके गैप के बराबर है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो किसकी फॉर्म में हो रही है? क्वांटम की फॉर्म में हो रही है। दैट मीन्स जो रेडिएशन है आपका, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है या जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उसको मैं क्या मान सकता हूँ कि दैट इज हैविंग स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स एंड ईच पैकेट इज व्हाट, वन क्वांटम ऑफ दैट पर्टिकुलर एनर्जी। ठीक है, तो आप क्वांटम की फॉर्म में ही एनर्जी खाते हैं। ठीक है, और हर एक क्वांटम की एनर्जी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? ये है सेकंड और थर्ड। ठीक, तो अगर मान लेते हैं मेरे ऊपर आपने रेडिएशन चलाया जिसकी वेवलेंथ मेरे को पता है लैम्डा, या जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरे को पता है न्यू। ठीक है, मैंने उस वेवलेंथ को अगर एब्जॉर्ब किया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैंने कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया? क्वांटम ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। और हर एक क्वांटम की एनर्जी कितनी है? एच न्यू के बराबर या एच सी बाई लैम्डा के बराबर, अगर मेरे रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी न्यू थी और वेवलेंथ लैम्डा थी। समझ में आया? ये है, ये बोलना चाहता हूँ। यस सर। ठीक है, तो ये है अब अपनी मेन बात। ठीक है, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है भाई आपका इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं आप यहाँ पे हैं ग्राउंड स्टेट पे डिब्बे के अंदर। ठीक है, आपके ऊपर मैंने एक रेडिएशन चला दिया जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है और जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। ठीक है, तो अगर आपने वो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया तो आप कहाँ जा सकते हैं? या तो 1 से 2 या 1 से 3 या 1 से 4 ऐसे, या 1 से 5 और आगे की ऑर्बिट्स में जा सकते हैं। समझ में आ रही बात है नहीं आ रही है? तो ये जो पर्टिकुलर एनर्जी गैप होगा 1 से 2 वाला या 1 से 3 वाला या 1 से 4 वाला, ठीक है, ये एनर्जी गैप जितना होगा, दैट एनर्जी गैप विल बी सेम एज व्हाट, द फोटोन आई हैव एब्जॉर्ब। समझ नहीं बात? तो मैंने कितने एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया है? अगर फ्रिक्वेंसी न्यू है तो एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। तो ये एनर्जी किसके बराबर होगी? आपकी पहले की एनर्जी कितनी थी और आपके बाद की एनर्जी कितनी है, दोनों के डिफरेंस के बराबर। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल ऑफ टू ऑर्बिट्स विल बी सेम एज व्हाट, एच सी बाई लैम्डा या एच न्यू। समझ में आई बात? इसको ऐसे समझ लीजिए। नीचे ये एग्जाम्पल देखिए, ये डिब्बे में देखिए। मान लेते हैं आप हैं, आप इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में है आप, आपकी एनर्जी 100 जूल है, इमेजिनरी केस। ठीक है, और आपने एक लैम्डा या न्यू का फोटोन एब्जॉर्ब किया और आप सेकंड ऑर्बिट में चले गए जिसकी एनर्जी 200 जूल है। तो बताइए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर आपकी एनर्जी 100 से 200 हुई है तो आपने कितने फोटोन का, मतलब एनर्जी का फोटोन खाया है? 100 का। ये बात समझ रहे हैं आप या नहीं? बोलिए। यस अगर सर। आपकी एनर्जी पहले 100 थी, बाद में 200 हो गई, तो आपने जो 200 हुआ है, जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, वो किसकी वजह से हुआ है? फोटोन की एनर्जी की वजह से, जो आपने खाया है। तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट आई कैन राइट, आई कैन राइट दिस। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। आई कैन राइट दिस कि
ये मेरी अगर फाइनल एनर्जी है, ये मेरी अगर इनिशियल एनर्जी थी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई फाइनल इज इक्वल टू ई इनिशियल प्लस एच सी बाई लैम्डा, या ई इनिशियल प्लस एच न्यू। बोलो, लिख सकता हूँ? यही तो मुझे चाहिए था, इसीलिए तो मैंने इतनी मेहनत की 2 दिन, क्योंकि अब मैं लिख पा रहा हूँ कि मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी कितनी है। इसके पहले मैं अगर ऐसे सीधा लिख देता तो आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए मुझे आपको वेव बताना पड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताना पड़ा, और फिर प्लांक्स थ्योरी बतानी पड़ी, तब जाके ये चीज़ क्लियर हुई है कि भैया जो भी लैम्डा आप एब्जॉर्ब करोगे तो आपकी एनर्जी कितनी बढ़ेगी, एच सी बाई लैम्डा के बराबर। अगर आपने न्यू फ्रिक्वेंसी का फोटोन एब्जॉर्ब किया है तो आपकी एनर्जी कितनी बढ़ेगी, एच न्यू के बराबर। समझ में आया? दिस इज द बेसिक आइडिया। ठीक है। सिमिलरली उल्टा मैं देख सकता हूँ, अगर आप 200 से 100 की तरफ आए हैं तो आपकी एनर्जी कितनी घटी है, 100। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो जितनी एनर्जी आपकी घटी है उसके करस्पॉन्डिंग आपको लैम्डा या न्यू वाला फोटोन छोड़ना पड़ेगा। समझ नहीं बात? तो यही तो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को अगर आप लैम्डा के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो आपको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, और उसी स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझ नहीं बात? जो आगे की बात है। इतना इतना सबको क्लियर है या नहीं? बोलिए, क्लियर? बोलिए, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया नहीं है? बोलिए। यस सर। डरने की जरूरत नहीं है, जो भी दिक्कत है पूछिए, बताइए। नहीं, चलिए, तो फिर आप लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये सपोज दैट ये सवाल है, चलिए इस सवाल को सॉल्व करके देखिए। ये सवाल है, व्हाट इज द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3.4 मेगाहर्ट्ज। चलिए निकालिए, देखिए कितना आता है आपका आंसर। 2 मिनट देता हूँ मैं आपको, ये 2 मिनट का ही सवाल है। आपको क्या गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, ठीक है? कितनी है, 3.4 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, अभी भी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ ही रहे हैं आप। तो मेगाहर्ट्ज का मतलब कितने हर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10 इज पावर 6 हर्ट्ज। तो 3.4 मेगाहर्ट्ज मतलब कितने हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, 3.4 इंटू 10 इज पावर 6। ठीक है, फ्रिक्वेंसी पता है, एच आप जानते हो, एनर्जी निकाल दो। एनर्जी कितनी होती है फोटोन की, एच न्यू, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। करिए करिए, जल्दी करिए, निकालिए एनर्जी। हो गया? ये क्या है, एनर्जी तो जूल में आनी चाहिए ना भाई, एनर्जी कैसे हर्ट्ज में आ गई? एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है ना यार, मसूद अहमद लश्कर। यूनिट सिस्टम का ध्यान दीजिए, फिजिक्स वाले सर ने हमेशा आपको बोला है कि यूनिट सिस्टम का विशेष ध्यान दीजिए, है कि नहीं? चलिए, तो सॉल्यूशन में आपको दिखा देता हूँ। तो न्यू आपको पता है, न्यू की वैल्यू कितनी है, 3.4 मेगाहर्ट्ज, मतलब कितना हो गया टोटल, 3.4 इंटू 10 पावर 6 हर्ट्ज। तो ई कितना आएगा, एच न्यू के बराबर। एच कितना होता है, 6.625 इंटू 10 पावर 34 जूल सेकेंड, और न्यू कितना होता है, 3.4 इंटू 10 पावर 6 हर्ट्ज। हर्ट्ज और सेकेंड एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर जूल्स में आ जाएगा। तो केवल 6.625
और 3.4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10⁻⁻34 और 10⁻6 दोनों मिलके कितने बचेंगे, 10⁻⁻28। और आगे 6.625 और 3.4 का मल्टीप्लिकेशन जो आए उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ये आंसर जूल में आएगा, ठीक है। अगला क्या था, वेवलेंथ भी निकालनी है। वेवलेंथ कैसे निकलेगी, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी कैसे रिलेटेड होते हैं, स्पीड से। हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। तो बस आपको न्यू अगर पता है तो लैम्डा निकल आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, सी बाई न्यू। सी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू कितना गिवन है 3.4 × 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है। सेकंड नीचे है, सेकंड और हर्ट्ज फिर से कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपका मीटर में आएगा। सॉल्व कर लीजिए इन दोनों, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। क्लियर है बात, बोलिए, समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे आपका इतना क्लियर हो गया। अब हमें बात करनी है अगले टॉपिक्स की। ये तो हो गया बेसिक आइडिया कि भाई एनर्जी को हम कैसे निकाल पाते हैं। तो हमने अब वेव वाला जो सेक्शन था वो खत्म कर दिया है। अब हम वापस से बोर्ड्स मॉडल में ही चलेंगे, और बोर्ड्स मॉडल में जाने के लिए ये है भाई बेसिक आइडिया, ठीक है। अभी तक हमने ये पूरा क्लियर कर दिया है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट्स में जाता है तो कितना लैम्डा या कितना न्यू वो क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अगर हायर से लोअर में आता है तो कितना लैम्डा या न्यू वाला फोटोन वो रिलीज करेगा, ठीक है। ये हम आप निकाल सकते हैं बेसिक आइडिया से, ओके। तो अब इसको हम केमिकल इक्वेशन से कैसे हम समझ सकते हैं, ऐसे, ठीक है। आपके पास मान लेते हैं कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम है ए गैस न्यूट्रल स्टेट में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ग्राउंड स्टेट क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन हमेशा n = 1 में है, फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये आपका ए गैस ग्राउंड स्टेट में आपका एटम, ठीक है। आपने जैसे ही इसको कुछ एनर्जी दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, वैसे ही क्या हुआ, कुछ कुछ एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट्स में चला गया, और उसको हम बोलते हैं कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ। तो ये कहलाता है क्या, आपका ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, n = 1 में है, ठीक है। जैसे ही आपने उसके ऊपर कुछ एनर्जी ट्रांसफर की वो किसमें चला गया, एक्साइटेड स्टेट, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में चला गया, मतलब n की वैल्यू > 2, ठीक है। क्लियर बात। तो ग्राउंड स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने करीब होगा वो उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, -13.6, नेगेटिव में ज़्यादा। सेकेंड ऑर्बिटल कितनी होती है, -3.4, नेगेटिव में कम मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में आपके एटम की एनर्जी बढ़ गई है, और नो डाउट बढ़नी चाहिए। अगर मैं हूँ, मेरी एनर्जी पहले मतलब 50 है और मैंने कुछ एनर्जी को खाया तो मेरी एनर्जी 50 से ज़्यादा होगी। तो दैट मीन्स एक्साइटेड स्टेट में हमेशा आपका जो एटम होता है वो ज़्यादा एनर्जी स्टेट में होता है। इसीलिए एक्साइटेड स्टेट में या तो रिएक्शन हो जाती है, अगर रिएक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि हम तो रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते तो फिर हम यहाँ पे A* से रिएक्शन करा देते, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, एटम, तो रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रही है। तो फिर क्या होगा, अपने आप ही आपका जो एटम है जो एक्साइटेड स्टेट में है वो एनर्जी रिलीज करते हुए इससे किस स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट, जो कि ऊपर रेड कलर से दिखाया गया। तो ब्लैक कलर क्या दिखा रहा है, ग्राउंड स्टेट वाला एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, और रेड कलर का जो एरो है ऊपर और नीचे वो क्या बता रहे हैं कि एक्साइटेड स्टेट एक टेम्परेरी स्टेट है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट को चाहता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका एटम एक्साइटेड स्टेट में होगा वो हमेशा एनर्जी रिलीज करते हुए फिर से ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, ठीक है। तो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर में जाता है तो ऑफ कोर्स इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब कोई हायर से लोअर में आता है तो जितने भी फोटोन वो रिलीज करेगा, जैसे 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, ठीक है, 3 से 2, 3 से 1, 2 से 1, इन सब फोटोन्स को अगर आप लैम्डा के ऑर्डर में अरेंज कर देंगे
then that will be known as emission spectrum. तो अगली क्लास में हम लोगों का टारगेट होगा कि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ें, मतलब बोर्ड्स मॉडल कैसे एक्साइटेशन को और मतलब इमिशन को और एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील ओवर इट. ठीक है, तो इसमें अलग अलग सीरीज बनेंगी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज. पढ़िएगा आप लोग एक बार अपने लेवल पे, जस्ट रीडिंग लगा के आइएगा तो अगली क्लास में आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, एनसीईआरटी में क्या है, चीज़ें जो है आगे पीछे गिवन है, तो आप लाइन से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, जैसे अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो ये चीज़ प्लैंक्स थ्योरी बहुत पहले दी गई होगी, बोर्ड्स मॉडल बाद में दिया होगा, तो ये वो कनेक्टेड नहीं है. लेकिन मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें क्या है, कनेक्टेड है. तो आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी चीज़ को एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, उसी ऑर्डर में. ठीक है, चलिए देन ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. आपको सर, नोट्स notes. मैं भेज दूंगा. ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं. इसमें कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, जानते हैं क्या करना है आपको. ठीक है.